जबकि तकनीक और इंसानी देखभाल उनकी सपोर्ट सिस्टम के बाहरी स्तंभ थे, अंदरूनी तौर पर भी सब कुछ बहुत सावधानी से संभाला गया था। एक क्रॉनिक बीमारी से जूझते शरीर को बनाए रखने के लिए पोषण पर बेहद ध्यान देना पड़ता है, और हॉकिंग का रूटीन भी इसका अपवाद नहीं था। जैसे जैसे ALS बढ़ा, निगलना एक साधारण काम नहीं रहा, ये कठिन और खतरनाक हो गया, जिससे दम घुटने या खाना फेफड़ों में जाने का खतरा था, जो जानलेवा निमोनिया का कारण बन सकता था। इससे बचने के लिए आखिरकार उन्होंने एक फीडिंग ट्यूब या PG ट्यूब पर पूरी तरह निर्भर रहना शुरू कर दिया। इससे उन्हें एक संतुलित लिक्विड डाइट मिलती रही, जिसमें उनके लिए जरूरी कैलोरी, प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स थे, बिना निगलने के जोखिम के। सिर्फ बेसिक कैलोरी की जरूरतों से आगे बढ़कर हॉकिंग रिपोर्टेडली एक खास डाइटरी फिलॉसफी भी फॉलो करते थे, यहाँ तक कि जब निगलने में इतनी परेशानी नहीं थी। कहा जाता है कि उन्होंने ग्लूटेन फ्री, नो वेजिटेबल ओनल डाइट अपनाई थी, जिसमें होल फूड्स और खास न्यूट्रिएंट्स पर फोकस था। उनके रूटीन में रोजाना कई तरह के विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स भी शामिल थे। इस कॉकटेल में अक्सर जिंक, फोलिक एसिड, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, खासकर B12, विटामिन C और विटामिन E शामिल रहते थे। इस सोच के पीछे ये विश्वास था कि ऐसे सप्लीमेंट्स सेलुलर हेल्थ को सपोर्ट कर सकते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और शरीर को वो कच्चा माल दे सकते हैं जिसकी जरूरत होती है, खासकर तब जब कोई बीमारी शरीर को इतनी ज्यादा चुनौती दे रही हो। यह जरूरी है कि हम इसे सही संदर्भ में समझें। ये डाइटरी बदलाव और सप्लीमेंट्स उनके व्यापक केयर प्लान का हिस्सा थे, लेकिन इन्हें ALS का इलाज नहीं माना जाता। कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि कोई खास डाइट या विटामिन रूटीन इस बीमारी की प्रगति को रोक सकता है या पलट सकता है, बल्कि ये सब सपोर्टिव केयर के तौर पर देखना चाहिए। मकसद यही था कि उनका शरीर बेहतर स्थिति में रहे, कुपोषण से बचा रहे और उनकी सामान्य सेहत का समर्थन हो सके। एक अच्छा पोषित शरीर क्रॉनिक बीमारी के तनाव को बेहतर तरीके से झेल सकता है और सेकेंडरी इन्फेक्शंस का मुकाबला कर सकता है, जो उनकी हालत में हमेशा एक खतरा बने रहते हैं। हॉकिंग का अपने डाइट और सप्लीमेंट्स पर ध्यान देना उनके हेल्थ के प्रति होलिस्टिक अप्रोच को दर्शाता है। वे एक ऐसे इंसान थे जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े नियमों पर काम करते थे, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि उन पर सोचने की ताकत उनके अपने सेल्स में चल रही सूक्ष्म प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है। वे अपने शारीरिक स्वास्थ्य को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग तरीके आजमाने को तैयार थे और पारंपरिक इलाज के साथ साथ इन पोषण संबंधी रणनीतियों को भी अपनाते थे। अपने शरीर के अंदरूनी माहौल को बनाए रखने की ये लगन उनकी लंबी उम्र की जटिल पहेली का एक और हिस्सा थी, जिससे उनका दिमाग चाहे जितना भी नाजुक सही, जितनी देर तक हो सके काम करता रहे। ये उनकी अपनी जैविक सीमाओं के खिलाफ हर रोज की एक शांत लेकिन लगातार चलने वाली जंग थी।